नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जहां मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने के बाद एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई, जहां पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के दौरान राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 64 वर्षीय राणा को गुरुवार देर रात भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था। इस दौरान एक जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एम्बुलेंस समेत एक बड़ा काफिला कोर्ट पहुंचा। जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी मंजूर की। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को कोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया गया है। एनआईए के हेडक्वार्टर में ही तहव्वुर राणा ने रात बिताई। सूत्रों के मुताबिक राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा गया है। आज सुबह एनआईए की विशेष टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। यह पूछताछ मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर बने क्वेश्चनिंग रूम में की जाएगी। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने राणा की 20 दिन की हिरासत यह कहते हुए मांगी थी कि उसके पास कुछ अहम ईमेल सहित पुख्ता सबूत हैं, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की जानी है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि राणा की पूछताछ 2008 के हमले की व्यापक साजिश को उजागर करने के लिए आवश्यक है। मौजूदा सबूतों और अन्य तथ्यों की पुष्टि के लिए राणा से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव, तो आखिरकार कल वह दिन आ गया जब पूरे भारत ने इसको देखा है कि तहव्वुर राणा किस तरह, जो सबसे बड़ा आतंकी माना जा रहा था 26/11 हमले से जुड़ा हुआ, वह किस तरह एनआईए के शिकंजे में कसा हुआ है। एकमात्र फोटो आई थी, वह कहने के लिए काफी थी, और ऐसे में अब उसे 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। क्या लगता है जो भी और साजिश की कड़ियां इससे जुड़ी हुई हैं वह अब खुल जाएंगी और यह मामला सुलझ जाएगा? कुणाल, तहव्वुर राणा उन षड्यंत्रकर्ताओं में से एक है जिन्होंने मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। अभी और भी लोग बाकी हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम हाफिज सईद का है, जो पाकिस्तान में अभी खुला घूम रहा है। हाँ, तहव्वुर राणा के आने से भारतीय एजेंसियों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तान का चेहरा साफ करने, उसके चेहरे पर लगे हुए काले दाग दिखाने में दुनिया को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अब ये जो तहव्वुर राणा है, ये भारतीय एजेंसियों के लिए एक हाई वैल्यू एसेट है। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा की, क्योंकि इसकी जान के गुहारू जो हैं वो सबसे बड़े पाकिस्तानी एजेंट, आईएसआई के एजेंट हैं, जो चाहेंगे कि इसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। इसलिए गोपनीय जगह पर एनआईए ने इससे पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि कल बात ये आ रही थी, कल रात में ही इससे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। फिर चूंकि इसको 2 बजे के बाद अदालत से बाहर ले जाया गया है, तो 2-3 घंटे इसको भी आराम का मौका दिया गया है, क्योंकि इसको लाने में ही 16-17 घंटे लग गए थे। फिर लगातार ये ट्रैवल कर रहा था, तो इसको भी थोड़ा सा आराम का मौका दिया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि इससे एनआईए की 2 टीमें, जो एक आईजी लेवल और डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके लेवल में उनके इस तरह से 2 टीमें बनाई गई हैं, जो इससे पूछताछ शुरू करने जा रही हैं। अब ये पूछताछ कहाँ शुरू हो रही है ये जानकारी नहीं है, क्योंकि एनआईए ने बहुत गोपनीय रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआईए मुख्यालय में ही हो रही है। आज बहुत सामान्य सी बात है कि हाई वैल्यू एसेट से, मतलब इतने बड़े आतंकी से अगर पूछताछ कहीं हो रही होगी तो उसका खुलासा कोई भी एजेंसी नहीं करेगी। तो ये सिर्फ कयास है कि कहाँ उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन उससे पूछताछ के लिए 3 दर्जन से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो ये 2 टीमें बारी बारी से पूछेंगी। हो सकता है इसको मुंबई भी ले जाया जाए। राजीव, और एक और क्विक रिएक्शन छोटा सा आपसे यह जानना चाहेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की तो पुरानी आदत रही है, एक बार फिर उसने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो इस बार सफल हो पाएगा?
डेफिनेटली नहीं, निश्चित रूप से नहीं। वो ये कह रहा है कि 20 साल से उसने अपने पेपर्स का, अपने दस्तावेजों का रिन्यूअल नहीं कराया है। तो कोई भी जो भी इस तरीके से डीप एसेट होते हैं या जो एजेंट होते हैं आईएसआई के, वो ऐसे ही किया जाता है, ऊपर से दिखाया जाता है कि इनके साथ इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके हम ये 20 साल पहले यहाँ से चला गया था, इसने कोई रिन्यूअल नहीं कराया, तो इसलिए अब हमारा नागरिक नहीं है। ये केवल फेस सेविंग के लिए करते हैं, वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन वो उसके चेहरे पे जो दाग लगे हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो अभी हम माना जाए कि डॉक्टर साहब का इलाज पक्का हो गया। इस डॉक्टर आतंकी का इलाज भारतीय एजेंसियां ठीक से करेंगी और पाकिस्तान का इलाज भी ठीक से करेंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो हमारे सहयोगी राजीव बता रहे थे कि किस तरह अब तहव्वुर राणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सिर्फ तहव्वुर राणा ही नहीं, इस पूरे सिलसिले में जुड़ी कई कड़ियां खुलती हुई नजर आएंगी और पाकिस्तान जिस तरह से अभी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, अब वह इसमें संभवतः कामयाब नहीं हो सकेगा। और जिस तरह से यह पूरा इंट्रोगेशन आगे बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ जाएंगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद पहली बार शुक्रवार सुबह मोदी काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल जाएंगे। पीएम मोदी राजा के तालाब के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वे काशी के लोगों को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एनएच पर अंडरपास टनल, यूनिटी मॉल समेत कुल 2,255 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान बनारस में अमूल से जुड़े प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी देंगे। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, 130 पेयजल परियोजनाएं, 100 नए आंगनबाड़ी केंद्र की भी सौगात देंगे। वाराणसी से सांसद बनने के बाद पीएम मोदी का यह 50वां काशी दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करेंगे। जी आनंद, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का यह संसदीय कार्य क्षेत्र है, हमेशा से वाराणसी से उनका लगाव रहा है, जब से उन्होंने वहां पर कॉन्टेस्ट किया है, लगातार जाते भी रहे हैं वाराणसी। इस बार की यह विजिट क्या खास होने वाली है, क्या मायने रखती है? उत्तर प्रदेश सरकार के भी 8 साल पूरे हुए हैं, ये विजिट क्या संदेश देगी और इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कुणाल, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर कहें तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का पहला दौरा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, जब से वो सांसद हैं वाराणसी के, ये रिकॉर्ड 50वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है वाराणसी, उसको लेकर किस तरह का उनका लगाव है और किस तरह की विकास परियोजनाओं को लगातार वो हरी झंडी वहां से दिखाते रहे हैं। और इसी क्रम में आज कुणाल 3,880 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे वाराणसी और आसपास के जिलों के लिए। और साथ ही साथ एक उनका आज कार्यक्रम जनसभा भी रहने वाली है वहां पर, जिसको जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 साल सरकार के हो चुके हैं, उसकी उपलब्धियां गिना सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ जो अपने काम है सरकार के, केंद्र सरकार के, उसको लेकर भी जनता को संबोधित कर सकते हैं जब आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ विकास परियोजनाओं की अगर बात करें तो वाराणसी का जो पिछले 5-6 साल में जो बदलाव, जो तब्दीली बनारस में देखी गई है, वो किसी से अछूती नहीं है। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और अगली बड़ी खबर, वह भी प्रधानमंत्री मोदी से ही जुड़ी हुई। काशी के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आज रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर मध्य प्रदेश के लिए भी रवाना होंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशोकनगर जिले स्थित ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम का पीएम दौरा करेंगे। यह यात्रा उनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित
और समृद्ध करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और आनंदपुर धाम के मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे मध्य प्रदेश के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आनंदपुर धाम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह बेहद अहम मध्य प्रदेश दौरा भी रहने वाला है और ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम का वह दौरा करेंगे। गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन और पूजा अर्चना करेंगे। उनके इस दौरे को उनकी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने की प्रतिबद्धता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संतोष, तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए भी आज उनका दौरा है प्रधानमंत्री का, काशी जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने की यह कड़ी को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी यात्रा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? उनकी यात्रा का शेड्यूल क्या रहने वाला है और आनंदपुर धाम में उनका जाना क्यों महत्वपूर्ण है? तमाम जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार सम्मिलित होते रहे हैं, ये उनका पुराना ही वो है। तो इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर के ईसागढ़ आज पहुंचेंगे। लगभग दोपहर में 3 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और दर्शन और पूजन कार्यक्रम करेंगे। और यहाँ पे जो आश्रम है ये लगभग 1000 एकड़ में बना हुआ, इस आश्रम का भी भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद शाम में एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। कुणाल, उनके वहां पर आज रात्रि विश्राम का भी कोई प्रोग्राम है या वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे आज ही? नहीं, यहाँ पे रात्रि विश्राम का कोई प्रोग्राम नहीं है कुणाल। रात्रि में शाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस हो जाएंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के काशी के बाद मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम का भी दौरा आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में वो 3000 से अधिक करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसका सौगात देंगे काशी वासियों को। उसके साथ ही यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के इस दौरे की, तो वहां पर सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए आनंदपुर का यह उनका दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरुवार को कुमाऊं में आकाशीय बिजली गिरने और बोल्डर की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर उत्तराखंड में मौसम के लिए गए करवट की हम आपको बता रहे हैं। गढ़वाल में नदी गदेरे उफान पर आने से आसपास के क्षेत्रों में लोग घर छोड़ सुरक्षित इलाकों का रुख कर रहे हैं। जगह जगह भूस्खलन से आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। साथ ही ओलावृष्टि और अंधड़ से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश भर में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने के साथ अंधड़ को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का भी केंद्र बनता जा रहा है। कल आई तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी ने राज्य के कई जिलों में जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। गदेरे और नाले उफान पर आ गए, जिससे कई सड़कों का संपर्क टूट गया और आवागमन ठप हो गया। वहीं दूसरी ओर किसानों की फसलें तबाह हो गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चमोली जिले में थराली देवाल मुख्य मोटर मार्ग सहित कुल 6 सड़कें भारी बारिश के कारण बाधित हो गईं। तेज बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा आकर सड़कों पर फैल गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां दब गई। इससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी रुक गई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए तुरंत जेसीबी मशीनें मंगवाकर राहत कार्य शुरू किया और करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद यातायात आंशिक रूप से बहाल किया गया। कर्णप्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर के समय ही आसमान में घने बादल छा गए, दिन में अंधेरा हो गया। लगातार बिजली चमकने और तेज गर्जना से लोगों में भय का माहौल बन गया। मौसम का यह बदलाव केवल पर्यावरणीय ही नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी विनाशकारी रहा है।
तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, मसूर जैसी रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बागवानी फसलें जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू आदि भी बर्बाद हो गए हैं। इस आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव किसानों पर पड़ा है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत खेती और बागवानी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कुठारी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सतीश, तो उत्तराखंड में कल जो हुआ उसको लेकर अभी तक लेटेस्ट जानकारी क्या है? क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में यह तबाही आई है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का यह नज़ारा है। कितना नुकसान हुआ, फसलों के लिहाज से बात करें, जानमाल के लिहाज से बात करें, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, मैं बात करूं कि वो जो बारिश आई है, जो ओलावृष्टि हुई है, वो एक काल बन के आई है उत्तराखंड में। इस तरीके से हम लोग ये चाह रहे थे कि अब फसल की कटाई करनी है, गेहूं की कटाई करनी है, वो सरसों की कटाई करनी है, तो उसको लेकर लोग जो है सबको ये था कि धीरे धीरे अब कटाई का सीजन शुरू हो गया, तो लोग लगातार कटाई कर रहे थे। लेकिन जो बारिश आई वो एक क्या कहते हैं लोग, एक काल बन के आई है। जिस तरीके से किसान अपने आस लगा के बैठते हैं कि अगर जो फसल होगी तो हमारा दिनचर्या चलेगा, क्योंकि पहाड़ों में और कोई साधन नहीं है। थोड़ी बहुत जो खेती है, जैसे या किसी की सेब के बगीचे हैं या किसी के आड़ू के बगीचे, इस तरीके के जो भी किसान हैं जो थोड़ा बहुत खेती करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही आफत वाली बारिश आई। और सबसे बड़ी बात, मोटर मार्ग सारे बाधित हुए, 2-3 गाड़ियां भी डूबी और कुछ मतलब जो ब्रांच रोड थी वो भी जो है धराशायी हुई। तो जो एक दिन की बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और प्रदेश में मतलब ये लगाइए, आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र है उन जगहों में लोगों में भय है कि अगर यही बारिश अगर आगे भी आती रहेगी या इस तरीके का स्थिति रहेगी तो क्या होगा, मतलब जनजीवन कैसे चलेगा। और अभी तो गेहूं की कटाई शुरू हुई है, अगर 2 दिन में फिर ये ऐसी बारिश आती है, अगले 2-3 दिन फिर कभी बीच में इस तरह के, जब तक गेहूं की कटाई पूरी नहीं होती तब तक वो बारिश आती है, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और उन खास करके उन किसानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जो सेब के बगीचे लगा रखे हैं, जिन्होंने आड़ू लगा रखे हैं, जिन्होंने इस तरीके के फसलें लगा रखे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। और उनका जो है जो किया हुआ है वो सारा नुकसान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में सबसे ज्यादा बंदर, सुअर और ये इत्यादि जो नुकसान करते हैं। तो फिर साथ में ये ओलावृष्टि हो जाती है तो लोगों का बहुत दिनचर्या चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये धक्के खाते रहते हैं लोग कि क्या होगा हमारे जीवन का, मजदूरी पे लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के पनवेल से जुड़ी आ रही है, जहां सहायक निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड मामले में आरोपियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर को दोषी पाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के पनवेल में सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड मामले में दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही कुंदन भंडारी और महेश पाटिल दोनों को इस मामले में दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ अपराध भी साबित हो गया है। अदालत ने दोनों को सजा सुनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सजा पर अंतिम सुनवाई आज होगी। पनवेल सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.जी. पालदेवार ने एपीआई अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड में आरोप 5 अप्रैल को तय किए थे। न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई के दौरान अश्विनी बिंद्रे की बेटी को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेडी अफसर अश्विनी बिंद्रे को मारकर मशीन से बॉडी के टुकड़े किए गए थे। इस केस में पुलिस वाले ने ही मर्डर का प्लान बनाया था। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पनवेल की, जहां अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड के मामले में आज दोषियों को अंततः सजा सुनाई जाएगी और आरोप तय कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर ही है। उसे हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया। उसके साथ ही कुंदन भंडारी और महेश पाटिल के खिलाफ भी जो आरोप है वह साबित हो गए हैं और उनको भी सजा सुनाई जाएगी। पनवेल सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ये सजा सुनाएंगे और न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई के दौरान खास बात यह रही कि अश्विनी बिंद्रे की बेटी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। लेडी अफसर अश्विनी बिंद्रे को मारकर मशीन से बॉडी के टुकड़े किए गए थे। इस केस में पुलिस वाले ने ही मर्डर का प्लान बनाया था।
महाराष्ट्र की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर ने ही यह सिद्ध हो गया कि सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे की हत्या को उसने अंजाम दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।